माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं थोड़ा खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ। किस लिए एक्साइटेड हूँ? इसलिए कि आज फर्स्ट डे है आप लोगों के क्लास का 11। मैं समझता हूँ कि जब भी कंपटीशन की बात होती है तो 9, 10, 11, 12 को हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ा मतलब यही क्रीम टाइम है, क्रीम पॉइंट है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 9 की सारी चीज़ें हमको 11 में पढ़नी है और 10 की सारी चीज़ें हम 12 में पढ़ेंगे। तो जो बीत गई सो बात गई। अगर कुछ प्रॉब्लम 9, 10 में हुआ भी है तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग अगर 11 से यानी आज से फर्स्ट डे से अगर शुरू करते हैं पढ़ाई को तो हम समझते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक दिन हम सब लोग टॉप करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे और नीट और जेई मेंस और एडवांस जो है सब हम लोग क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा आज बहुत खुश हूँ आप लोगों की वजह से कि मुलाकात है, बात हो रही है। तो जब हम बात करते हैं फिज़िक्स का मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा और ये पहला चैप्टर जो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल है, लेकिन जो सेकेंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? वहाँ से जो शुरू होगा वो न्यूमेरिकल्स होगा। हम लोग खास तौर पे ध्यान देंगे न्यूमेरिकल्स पे। किताबें, सारी किताबें अपनी जगह पे सही हैं, चाहे कुमार मित्तल साहब की हो, एस.एल. अरोड़ा साहब की हो, चाहे जीआरबी पब्लिकेशन का हो, यहाँ तक कि ऑल इन वन है, चाहे जो भी बुक है, दिनेश है और प्रदीप है, पब्लिकेशन तमाम है, इधर चलती है बहुत ज़्यादा। तो सारी किताबों में कंपटीशन का रस दिए हुए हैं और सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? हम लोगों पे डिपेंड करता है कितना हम लोग मेहनत करेंगे। रात दिन मेहनत करना है और सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, इसी को लेके हम चलेंगे। तो पढ़ाई जो होनी चाहिए ना, दैट शुड बी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ल्ड की, तो इसका जो पहला जो टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स, कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो ये जो है फिजिक्स क्या है, तो इसके पहले हम थोड़ी सी बात बस कर लेंगे कि साइंस, क्योंकि साइंस है तो फिर साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, एवरीथिंग है। तो साइंस क्या है? तो साइंस का मतलब ये लैटिन वर्ड जो है सिंटिया या साइंटिया कह लिया जाए, साइंटिया से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है जानना। साइंटिया मतलब व्हाट इज फिजिक्स के पहले मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज मेड अप बाई साइंटिया, और साइंटिया मतलब क्या हो गया? टू नो, मतलब जानना। साइंटिया मीन्स हो गया कि टू नो। तो यहां मैं लिख सकता हूं साइंटिया। साइंटिया का मतलब हो गया कि टू नो, जानना। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है जानना, कि किसी अगर तमाम चीज़ें आंधियाँ आ रही हैं, बहुत सूखा पड़ गया, या अभी तत्काल में जो कोरोना चल रहा है चलने दिया जाए, सब कुछ चलने दिया जाए, हम जानने की कोशिश ही न करें तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम जानेंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हम जानेंगे तब ना उसके बारे में हम सोचेंगे कि क्या है, विस्तृत रूप में और डेप्थ में जाएंगे। सूर्य निकला फिर डूब गया और हम बैठे रहे, कुछ नहीं। अरे उसका रीजन जब सोचिए, सबसे पहले जब इंसान ने जब सूरज को निकलते हुए देखा होगा, फिर डूबते हुए देखा होगा, फिर दिन रात का होना, बारिश आती होगी, बहुत बड़े बड़े तूफान आते होंगे। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम आदि मानव के समय में। उस समय हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं थी। तो हमने कहा कि जो जानने वाली बात है, अगर इंसान अगर सोचे कि मुझे जानना है तो बहुत कुछ हम जान सकते हैं, और अगर एकदम मतलब छोड़ दिया जाए तो हम मेरे हिस्से में कोई भी जानकारी नहीं आएगी। तो साइंटिया जो है दैट इज मेड अप बाई जो है वो साइंस इज मेड अप बाई साइंटिया विच इज लैटिन वर्ड। इसका मतलब हो गया टू नो, जानना। मानव की जो जिज्ञासा है ना, अपने चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो प्राप्त करने की है, और यहीं से जो है जब जानने की इच्छा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिकल करेंगे, तमाम स्टडीज करेंगे। तो इस तरह से ये साइंस बना। अब जब साइंस बना तो इसमें तमाम चीज़ें आ गई। इसमें मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, तो यहाँ बात हो रही है फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है ना, वो अंग्रेजी में जो फिजिक्स बोला जाता है और हिंदी में भौतिकी बोला जाता है, ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है।
और फ्यूसिस, FUSIS, FUSIS, फ्यूसिस, फ्यूसिस। तो फ्यूसिस, और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है नेचर। फ्यूसिस मतलब नेचर, मतलब प्रकृति। यानी कि स्टार्टिंग में हम सीधे बोल सकते हैं कि फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस बोला जाता है, कि नेचर के बारे में मुझे जानना है। और यहीं से स्टार्टिंग, क्योंकि सबसे पहले इंसान को सूर्य दिखाई पड़ा होगा, चांद की बात हुई होगी, सूर्य का डूबना दिखाई पड़ा होगा, फिर बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि बारिश होती होगी तो दिमाग में आता होगा क्या हो गया, आंधी आती होगी, तूफान आते होंगे। तो ये सबसे पहले जो दिमाग में आया कि चलो कुछ अध्ययन किया जाए किस चीज़ के बारे में, प्रकृति के बारे में। और यही जो फ्यूसिस है, फ्यूसिस, फ्यूसिस का मतलब नेचर, और यहीं से बाद में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। और ये सब कुछ तो अपनी जगह पे है कि साइंटिया है, फिर फ्यूसिस है, लेकिन जो सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं मैं साइंस को, जो अक्सर मैं बोलता रहता हूं, सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो ये जो है हम तीन बातें किए कि साइंस जो है मेड अप बाई साइंटिया, और उसके बाद फ्यूसिस है, फिजिक्स का जो ओरिजिन है यहीं से शुरू हुआ। फ्यूसिस मतलब प्रकृति, मैंने बताया, शुरू में फिजिक्स को प्रकृति विज्ञान बोलते थे। और फिर हम बात करें साइंस की, तो साइंस तो सिंपली वही बात है जो साइंटिया से बनाना, तो मैं सिंपली बोलता रहता हूं कि सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अब जो हम बात करेंगे, दो बातें हमारे सामने आई। जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो शुरू में क्या है कि फिजिक्स को और अच्छे से पढ़ा जाए तो स्टार्टिंग में फिजिक्स क्या है कि जो आर्किमिडीज के समय का था, तो उस समय वेट बहुत बड़ी बात होती थी। वेट, कि चलिए भाई हम वेट समझ गए, वेट है। बाद में क्या हुआ, जब न्यूटन साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मास होती है कोई चीज, मास। और बाद में जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने क्या कहा कि पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक मास है और एनर्जी है, तीसरी हमारे पास कोई चीज है ही नहीं है। एक मास है, आइंस्टीन साहब ने कहा, और एक एनर्जी है। और फिजिक्स को हम जो निजी तौर पे मैं अध्ययन करता हूं, तीन पार्ट में करता हूं। एक वेट को लेकर के, जो आर्किमिडीज ने दिया, यूनान वाले ने, जिन्होंने पानी पे कैसे जहाज तैरता है, पानी का जहिया कि लोहे की कील डूब जाती है, तमाम चीजें हैं। अब थ्रस्ट फोर्स वगैरह है। बाद में न्यूटन साहब ने कहा कि नहीं, इससे भी डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड एक स्टडी होती है, वो मास की होती है। बाद में आइंस्टीन साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ दुनिया में दो ही चीजें हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में, एक मास है और एक एनर्जी है, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो लोगों ने कहा अरे बाप रे, ये कौन सा साइंस है भाई। उन्होंने कहा कि जो पहली बात है ना, टाइम, टाइम इज नथिंग, बहुत शानदार सी चीज। और दूसरा उन्होंने कहा कि टाइम इज नथिंग के बाद उन्होंने क्या कहा कि वेट, वेट इज नथिंग, वेट इज नथिंग, टाइम इज नथिंग और वेट इज नथिंग। सोचने में क्या है, जब हम, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि टाइम इज नथिंग और वेट इज नथिंग। अब यहां जो है, अब लोगों ने कहा कि अरे भाई ये कौन सा साइंस है कि टाइम इज न, समय कुछ है ही नहीं, जबकि हम गीता की बात करते हैं या किसी भी चीज। ये कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम और टाइड वेट फॉर नन, यानी टाइम जो लौट के नहीं आता। आइंस्टीन साहब ने कहा कि समय कुछ होता ही नहीं है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। अब हम इसको जरा सा डिफाइन करना चाहेंगे। यहां पे पृथ्वी है 23.5 अंश झुकी हुई, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपने, जो है यहां से 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, और अपनी एक्सिस पे 1600 किलोमीटर पर आवर की चाल से घूम रही है। एक्सियल उसका जो मोशन है वो 1600 किलोमीटर ऐसे पर आवर है। अब ये मान लिया जाए, मैं थोड़ा सा पेज बदल दूंगा यहां पे। अब ये मान लिया जाए कि ये अगर मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, अर्थ, और ये सन, तो सन तो स्थिर है। और अपने फिजिक्स का क्या ठिकाना है,
हम लोग फिजिक्स पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहता कि जो थियरी, और यहाँ भी पढ़ेंगे भी पहले चैप्टर में, कि कोई भी थियरी, कोई भी सिद्धांत आखिरी नहीं होता है। क्योंकि 1000 बरस तक तो लोग ये पढ़ते रहे ना, जियो सेंट्रिक, कि पूरे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है ना वो अर्थ है, और सूर्य वगैरह जितने ग्रह उपग्रह हैं सब चारों तरफ घूमते रहते हैं। बाद में थियरी गलत हो गई और सन को पूरे सोलर सिस्टम का क्या माना गया? सेंटर माना गया। और पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या घूमती है? 1600 किलोमीटर पर आवर की चाल से घूमती है। सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा जाता है वो डे होता है और इधर वाला नाइट होता है। ठीक, अब 1600 किलोमीटर पर आवर की चाल से घूमती, यानी 24 घंटे में एक राउंड, एक जो है एक्सियल मोशन, एक बार वंस टाइम ये घूम जाती है, रोटेशन कर जाती है। अब अपने स्पीड को 1600 के बदले में क्या कर दे? 3200 किलोमीटर पर आवर कर दे, मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? अपनी एक्सिस पे 3200 किलोमीटर का मतलब 24 घंटे के बदले सिर्फ 12 घंटे में, 12 आवर्स में क्या हो जाएगी? पृथ्वी पूरा एक चक्कर घूम जाएगी। तो पता चला कि 6 घंटे का दिन हो गया और 6 घंटे की रात। तो मैंने कहा कि अगर स्पीड को अपने क्या किया कि 1600 के बदले 3200 कर दे, स्पीड को खूब दोगुना कर दे, तो 24 घंटे के बदले 12 घंटे में एक चक्कर मार लेगी, तो 6 घंटे का दिन और 6 घंटे की रात हो जाएगी। अगर इसने स्पीड को अगर 800 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो पता चले 48 घंटे में एक चक्कर मारेगी, तो 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की नाइट हो जाएगी। और पृथ्वी को कभी गुस्सा आ गया, अपने एक्सिस पे घूमना इसने बंद कर दिया, तो सूर्य के सामने जो हिस्सा है वो हमेशा दिन रहेगा और इधर वाले के हिस्से में हमेशा रात रहेगी। तो फिर कैसा समय, किस बात का समय? हम लोग कहते हैं ना कि बैठे बैठे सवेरे से शाम हो गई। न सवेरे से शाम होगा, न रात बीतेगी, न दिन बीतेगा। दिन वालों का दिन नहीं बीतेगा, रात वालों को रात नहीं बीतेगी। तो यानी कि जो टाइम है ना, ये ध्यान दीजिए खूब अच्छे से, ये रिवोल्यूशन किया आइंस्टीन साहब ने कि टाइम इज नथिंग। तो टाइम क्या है? पृथ्वी का अपने एक्सिस पे जो घूमना है ना, उसको कहते हैं टाइम। और सबसे बड़ी बात कि समय की भी एक सीमा होती है। हमारे बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत जो आजकल दिखाई जा रही है, एक ज़माने में जब आता था तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अश्वत्थामा का जो बेटा, अश्वत्थामा जो था द्रोणाचार्य का बेटा, उसने धोखे से द्रौपदी के बेटों की हत्या कर दी थी। तो कृष्ण ने पांडवों के साथ आकर के उसके सर पे एक मणि था, चूंकि वो अमर था ना, तो उस मणि को उन्होंने क्या किया कि ले लिया और ये श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि समय की सीमा तक इससे घाव रिस रिस के खून गिरता रहेगा। ये लाइन है ना, मुझे भीतर तक छू गई थी कि समय की सीमा क्या होती है। समय की सीमा यानी समय की भी एक सीमा है, एक निश्चित सीमा के बाद समय भी खत्म हो जाएगा, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर देगी। और जिस दिन बंद कर देगी उस दिन कैसा समय, कैसा दिन का रात होना, रात का दिन होना। तो ये दिस इज कॉल्ड, आइंस्टीन साहब की पहली जो थियरी मुझे निजी तौर पे बहुत अच्छी लगती है कि टाइम इज नथिंग। दूसरी थियरी जो उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा वेट इज नथिंग। यहां मैं बोल दूं, लिख दूं, वेट इज नथिंग। उन्होंने कहा कि वेट भी कुछ नहीं है जब तक हम पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया में हैं। ये पृथ्वी है अर्थ और ये ग्रेविटेशनल एरिया में हम हैं, तब तक क्या है, यहां कोई भी चीज है पृथ्वी अपनी ओर अपनी तरफ खींच लेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन यहां जब हम इसके ग्रेविटेशनल एरिया के बाहर जब जाते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं ना कि W बराबर m इंटू जी, तो G कम्स टू 0, यानी वेट कम्स टू 0। और जो बड़ी से बड़ी चीजें हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े ग्रेविटेशनल एरिया के इधर, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, वहां ऐसे घूमते हैं कि उतने हल्के, तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, जैसे कि कोई पतंग भी नहीं, पतंग में भी तो वेट होता है ग्रेविटेशनल, मतलब एकदम सिंपली घूमते रहते हैं इधर से उधर। अगर आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था, मुझे एक निजी तौर पर उनकी बड़ी अच्छी बात लगती है, उन्होंने कहा था कि अगर स्पेस में खड़े होने का अगर मुझे समय मिल जाए, अगर हमारे पास अगर मौका मिल जाए स्पेस में खड़े होने का, तो मैं अपने
स्मॉल फिंगर से, जिसको कानी उंगली बोलते हैं, स्मॉल फिंगर से पृथ्वी को ढकेल दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था वेट इज नथिंग। और ये बिल्कुल बात सही है। शुरू में तो नहीं, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि जब एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं ना, जब तक ग्रेविटेशनल एरिया में, तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस करते हैं तो हर एक चीज उड़ती रहती है। पानी कहीं इधर गया, गिलास कहीं इधर गया, हर एक चीज उड़ती है। तो ये क्या है? वेट इज नथिंग। तो आइंस्टीन साहब की दूसरी बात थी कि वेट इज नथिंग। और ये जो एक्साइटमेंट इसमें पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बड़ी अच्छी चीज है कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट नहीं है तो क्या है? पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना। जैसे सिकंदर जब चला था ना जीतने के लिए पूरे वर्ल्ड, इसीलिए ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ सिकंदर द ग्रेट। लेकिन सच्चाई क्या थी? पूरे विश्व को जानता ही नहीं था कि विश्व कितना बड़ा है। अगर वो जानता तो शायद वो चलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, जुर्रत नहीं कर पाता। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि अभी ऑस्ट्रेलिया किधर है, अभी रसिया किधर है, नॉर्थ अमेरिका किधर है, और तमाम चीज़ें, ग्रीनलैंड वगैरह तो सुना भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स जब आप पढ़िएगा तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट पहली चीज़ क्या है कि टाइम इज नथिंग। दूसरा वेट इज नथिंग हम दिखा देंगे। उसके बाद अब एक छोटी सी और बात मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। ये अर्थ है, यहां मैं चार तरह से पेड़ बना देता हूं सिंपली, बहुत जल्दी। ये बना दिया ये अर्थ है। ये यहां से एप्पल गिरेगा तो इधर जाएगा, यहां से एप्पल गिरेगा तो गिरने का चांस इधर है, यहां से अगर एप्पल गिरेगा तो गिरने का चांस इधर है, यहां से एप्पल गिरे तो गिरने का चांस इधर है। ये ध्यान देना कि दिस इज अर्थ। और अर्थ पे चार, मतलब एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे, एकदम ईस्ट और एकदम वेस्ट, मैंने चार पेड़ बना दिए। अब यहां से एप्पल गिरेगा तो इधर आएगा, ये बात तो समझ आती है। लेकिन यहां से जब एप्पल गिरेगा इस पेड़ से तो इधर स्पेस में चला जाता। लेकिन पृथ्वी अपने ग्रेविटेशनल की वजह से इसको 90 डिग्री घुमाती है और इसको अपनी तरफ खींच लेती है। यहां ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, लेकिन पृथ्वी इसको क्या करती है? ग्रेविटेशन की वजह से अपनी तरफ खींच लेती है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता कि यहां से जो भी कुछ भी चीज गिरती वो सीधे स्पेस में चली जाती। कॉमेडी के तौर पे लोग कहा करते हैं, कॉमेडी के तौर पे लोग कहा करते हैं कि ऊपर से एप्पल गिरेगा तो कहाँ जाएगा, लेकिन बात यहां समझ आती है कि जब यहां जब गिरेगा तो कहाँ जाएगा। पृथ्वी ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर खींचती है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, हाँ तो मैं क्या कर रहा था कि यहां तब पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कितना बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है। और एक बहुत छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा, तो ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, इसमें एक टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक, तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की मैं बात करूंगा। तो यहां मैं आता हूं, ये इसी ग्रेविटेशन की मैं बात करता हूं कि यहां ये पृथ्वी है और ये अर्थ में कर दूं, ये मून हो गया और ये सन हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तीनों जब एक सीध में होते हैं, सिंपली तो क्या आता है? टाइड आता है। टाइड तो हम जानते हैं ना, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। लेकिन जब एक सीध में जब आते हैं तो उस समय हाई टाइड आने लगता है, हाई टाइड आने लगता है। यहां अर्थ से 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे बैठा हुआ सूर्य अपने प्रभाव को दिखा देता है। यहां से 3 लाख किलोमीटर की दूरी पे बैठा हुआ जो है मून, चंद्रमा, अपने प्रभाव को दिखा देता है। यहां क्या होता है? जब एक सीध में होते हैं तो दोनों के द्वारा अप्लाइड फोर्स आपस में एडेड हो जाते हैं। जब एडेड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां हाई टाइड आने लगता है। कितनी बड़ी बात है ग्रेविटेशन की, जिसको हम लोग सिंपली नहीं समझ पाते। तो कितनी ये बड़ी बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो एरिया है, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अपने आप में टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे बड़ी बात, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये क्या है? ये अट्रैक्टिव है, सिर्फ अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं है। तो यहाँ जब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आप लोग पढ़िएगा किसी भी किताब से तो उसमें दिमाग में अपने जरूर रखिएगा कि सबसे पहली बात आप पढ़िए कि वेट क्या है? नथिंग है। दूसरा क्या है? टाइम क्या है? वो भी नथिंग है। तीसरी क्या बात है कि जो एडअप हो जाता है, इतनी दूर पे बैठा हुआ सूर्य क्या करता है? हाई टाइड ला देता है। तो इस तरह की बात। और एक और बहुत छोटी सी बात, ये पृथ्वी है ना, जितनी भी नदियां हैं, ये नदी ऐसे अगर बह रही है, ऐसे नदी अगर कोई बह रही है ऐसे, तो ये सब क्या है? इस पूरे गोल पृथ्वी पर, पूरे गोल पृथ्वी पर ये क्या है? सिर्फ
चिपका हुआ है। ये जो वाटर है ना, चाहे नील नदी जैसे बड़ी नदी हो, चाहे हिंदुस्तान की ब्रह्मपुत्र जैसी नदी, चाहे अमेजन जैसी ज्यादा वॉल्यूम रखने वाली नदियां जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस पूरे गोले पर जो अर्थ है ना, जैसे पूरा एक ग्लोब हम देखते हैं, उस पर चिपकी हुई हैं, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा, सारी चीजें कौन कहां से कहां उड़ने लगेगा, समझ नहीं आएगा। और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना लगता है मुझे। जितनी भी चीजें हैं ये सब ड्यू टू ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। खासतौर पे यहाँ मैं बात करूँ, ये है ना, ये ऐसे मैं पृथ्वी बना देता हूँ 23.5 अंश पे झुकी, ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल। ये हिंदुस्तान का जो ये पोजीशन है, हम लोग तो पृथ्वी पे ऐसे खड़े हैं, ये सिर है हमारा, ये हाथ है हमारा, ऐसे ऐसे हम लोग खड़े हैं। यहाँ तो समझ आता है यहाँ, लेकिन यहाँ वाला इंसान कैसे खड़ा होगा ये पता चले, ये ऐसे खड़ा होगा, पैर इधर सिर इधर, पैर इधर सिर इधर। हम हिंदुस्तान वालों की ये जो पोजीशन है, लेकिन ओनली पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमको पता नहीं चलता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी हम करते हैं तो कितनी बड़ी बात सामने आती है कि साइंस हमारा कितना बड़ा है, फिजिक्स कितना ब्रॉड है, और हमारा नेचर जो है। लेकिन गीता में भगवान ने कहा है ना, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो यहीं आज चैप्टर को ख़त्म करते। चैप्टर को नहीं मैं ख़त्म कर पाऊंगा अभी दूसरा पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें कई और चीज़ें मैं बताने वाला हूं। ये बस मैं छोटी सी बात है, छोटी सी मुलाकात आज मैंने पहले क्लास का किया। ये सिर्फ इस चैप्टर का छोटा सा पोर्शन मैंने बताया था, और फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में आज ही डालूंगा या कल डालूंगा। थैंक यू।